स्टूडेंट्स, आज हम पुनः आपको एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि क्रमागत पदों को ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी चाहिए, ठीक है। अर्थात किसी भी पद का जो फॉर्म बना है वह ए डी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो शब्द समस्या आप बताया गया था कि अगला जो प्रॉब्लम है वो शब्द समस्या के रूप में है। बहुत छात्रों को ये भ्रम है कि शब्द समस्या जो होता है वो टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और उसमें जो होता है सिर्फ शब्द समस्याओं का आप व्यंजक के रूप में परिणत करें और जैसे ही शब्द समस्या व्यंजक के रूप में आ जाएगा तो उसको जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो सवाल है जो पूछा जा रहा है वह मन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ ट्रिक हम बता देते हैं कि अगर कोई भी पद का मान डायरेक्ट दिया हुआ, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं कि 8वां पद 20 है, ठीक है, इस ढंग का, 10वां पद 24 है, इस तरह की बात है ना। और दूसरा इनडायरेक्ट पद दिया हुआ, मतलब पद पद पर निर्भर करता हो। एक उदाहरण हम बताते हैं कि जैसे 10वां पद 5वें पद से 4 अधिक है, मतलब 10वां पद जो है वह 5वें पद से 4 अधिक है। इसका मतलब 10वां पद डिपेंड कर रहा है 5वें पद पर, ठीक है। तो ये पद पद पर निर्भर करना शब्द समस्या कहला रहा है, ठीक है। तो जब पद डायरेक्ट दिया रहेगा, जैसे बताया कि 10वां पद 24 है ना, तो इस तरह से अगर पद डायरेक्ट है तो पद का फॉर्म सहित उसका वैल्यू दीजिए, तो उससे एक समीकरण प्राप्त होता है। और कल आपने देखा कि जब समीकरण प्राप्त होता है हम समीकरण को हल करके ए और डी का मान प्राप्त करते हैं, और जब ए डी का मान आ जाता है तो हम कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जब पद पद पर निर्भर करता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आता है, ठीक है ना। पद पद पर निर्भर करता है तो उसे आप डायरेक्ट फॉर्म मत दीजिए, फॉर्म को डाउन में दीजिए, ठीक है। फॉर्म को कहाँ डालना है? डाउन में, क्योंकि पद पद पर निर्भर करता है। इसका व्यंजक जो होता है वह क्या होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड नहीं होगा आपको, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि 10वां पद 5वें पद से 4 अधिक है। देखिए तो 10वां पद क्या होगा, एक है चौथे पद से 5वें पद से 4 अधिक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ 10वां पद 5वें पद से 4 अधिक चल रहा है, तो इस स्थिति में तो 10वां पद का फॉर्म डाउन में आएगा, a प्लस 9d इक्वल टू a प्लस आपका हो जाएगा 4d प्लस 4, ठीक है ना। यहाँ a क्या हो जाएगा कैंसिल और आपका d बचेगा, वेरिएबल d बचेगा और d का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं यही बता रहा था कि जब पद पद पर निर्भर होगा तो कॉमन डिफरेंस का मान डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह के शब्द समस्या है। और कुछ बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो भी सवाल है कुछ प्रश्नों का जवाब आप डायरेक्ट दीजिए, ठीक है। पूछा जाएगा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 150 है, तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है कि ये nवां पद जो है ये 150 है, nवां पद 78 है। n लेट करना है, लेट an इक्वल टू 78, लेट an इक्वल टू 150, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको nवां पद का पोजीशन दीजिएगा आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्न संख्या 4 में आ रहे हैं और इसमें हम बताएंगे कि n का जो मान है, चूँकि बोर्ड परीक्षा में n का जो मान पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आप नंबर ऑफ टर्म किसी भी एपी में पदों की संख्या कितनी होती है उसको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, कुछ सेकंड में हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो फिर परीक्षा में जो समय रहता है वो आपका कम पड़ जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों को समझना है, मतलब चैप्टर में जितना भी सवाल है उसके साथ में ही आपको ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन, कि यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे हमें देना है, कैसे हल करना है, कैसे कुछ सेकंड में हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो प्रश्न के साथ में ही हम इन सब
सारी बातों को बताएंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 में आपका प्रश्न है एपी सदस्य जो है दिया गया है और इसका प्रश्न है एपी सदस्य 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आपका प्रश्न हम लिख रहे हैं कि 3, 8, 13 और 18। प्रश्न संख्या 4 है कि एपी सदस्य 3, 8, 13, 18 एंड डॉट है ना का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एपी है तो एडी है। ठीक है, आप सिर्फ हिसाब को ध्यान से देखिए। आपको मैंने बताया था, अभी तुरंत रूल बताया गया था, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका डायरेक्ट जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जैसे इसमें है कौन सा पद 78 है, बताना क्या है, जवाब दीजिए कि nवां पद 78 है, अर्थात an = 78 लिखने के लिए बताया गया है। बोला गया था कि an = 78 लेट है ना, मान लेना है कि an का nवां पद क्या है 78 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एपी के टर्म को लिखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि एपी सदस्य 3, 8, 13 और 18 एंड डॉट। ठीक है, तो यहाँ एपी है तो ए और डी का मान हम आसानी से लिख सकते हैं। हियर ए = फर्स्ट टर्म आपका चल रहा है 3, डी = कितना हो जाएगा 8 - 3 = क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ए डी का मान आ गया। अब आपका जो प्रश्न है ए और डी के दिए रहने से आप किसी भी पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका प्रश्न क्या चल रहा है, आपका जो प्रश्न है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कौन सा पद 78 है। आपका डायरेक्ट जवाब क्या होना चाहिए कि nवां पद 78 है, nth टर्म = 78 78। ठीक है, लेट करना पड़ेगा चूंकि ये पूछा जा रहा है। हम यहाँ लेट करेंगे, लेट an = 78। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किसको एक्सप्लेन करना है, किसको करेंगे an को। an का फॉर्म कहाँ चलाएगा डाउन में, और an का फॉर्म में a and d का प्रयोग होता है। ठीक है, a + n - 1 × d। ठीक है ना, तो वहां पर ad का अगर वैल्यू हम रख देते हैं तो n का मान प्राप्त हो जाता है। तो आपका n का मान ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ डाउन में फॉर्म क्या हो जाएगा a + n - 1 × d = 78। a और d का मान रखते हैं तो a का मान कितना रखेंगे 3 + n - 1 × d का मान 5 = 78। बताया गया था a का मान जाता है तो पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में। तो लेफ्ट में बचेगा n - 1 × कॉमन डिफरेंस 5 = 78 - 3 या n - 1 हो जाएगा घटने के बाद 75 और बटे कॉमन डिफरेंस जाता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस लेफ्ट में किस रूप में रहता है मल्टीप्लाई गुणा के रूप में। तो जब भी जाएगा तो बटे में जाएगा तो कौन हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा कट करके 15 या -1 लास्ट में जाता है 10 = 15 + 1 इसलिए n = 16। लेकिन प्रश्न का जवाब उसके रूप में देना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पद है तो जवाब देना है कि nवां पद है ना। कितने पद तो सिर्फ n बराबर पद, इतना पद जैसे 16 हुआ 16 पद। लेकिन जवाब कैसा, प्रश्न कैसा है आपका कि कौन सा पद है ना, तो पद का मान जो देना है 16वां पद के रूप में है ना, n बराबर 16वां पद। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रश्न संख्या आपका है 5। इसमें है एपी का जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है ना, तो 5 में है आपका सवाल, निम्नांकित समांतर श्रेणियों में से निर्देश है निम्नांकित समांतर श्रेणियों में से
प्रत्येक में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक है, कितने पद हैं? तो रोमन 1 का आपका सवाल है कि चूंकि एपी का है ना, आपका एपी का पद दिया गया है क्लस्टर में आपका 7, 13, 10, 7, 13, 19 और आपका लास्ट टर्म है 205। ठीक है, और रोमन 2 का जो सवाल है उसको भी लिख लेते हैं 18, 15 गुणा 1/2 13, 18, 15 पूर्णांक 1/2 और 13 एंड सो ऑन डॉट, और अंतिम पद है आपका -47। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, n का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये मान है फिनाइट एपी है ना, तो इसमें फिनाइट परिमित में पदों की संख्या आप निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है हम जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो चूंकि ये निम्नांकित समांतर श्रेणियां है ना, तो समांतर श्रेणियों को क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? ये एपी सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में हम रोमन 1 का जाएंगे तो एपी सब्जेक्ट हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये हो गया 7, 13, 19 एंड डॉट 205। ठीक है, तो ये nth टर्म भी है, अंतिम पद भी है, व्यापक पद भी है, और इसे अंतिम पद एल का भी मान कहते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एपी है, तो इस एपी को सिर्फ सॉल्व करना कि इस एपी में क्या दिया है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो एपी को सिर्फ बनाना है, तो एपी में जो अगर लास्ट टर्म है लास्ट टर्म को भी लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हियर एपी है, तो ए और डी का मान लिखेंगे। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 चल रहा है, डी इक्वल टू 13 में क्या घटेगा आपका 7, A2 माइनस A1 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 6। और ये एनवा पद है, लास्ट टर्म व्यापक पद है, an इक्वल टू 205। तो आप देखिए किसको चलाना है, an को। ठीक है, an का फॉर्म AND से चलेगा और AD का मान उस पर रखने से n का मान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही n का मान पूछा जा रहा है कि कितने पद हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर n का फॉर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a और d का मान रखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 इक्वल टू 205। सबसे पहले कौन जाता है? a जाता है लेफ्ट से राइट, तब कौन जाता है? d जाता है। ठीक है, a का नेचर किस नेचर से जाता है? धनात्मक ऋणात्मक बन करके जाता है। तो यहाँ लेफ्ट में रहेगा n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6 है इक्वल टू 205 प्लस 7 ये है क्या हो जाएगा? राइट में जाकर के -7। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए सब बातों। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जाएगा, जब तक मैं इसको घटाते हैं तो यह n माइनस 1 इक्वल टू घटाने से हो जाता है आपका 198 हो जाएगा 198, और बटे क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 6 से कटेगा आपका 33 हो जाएगा, 6 18 और -1 जाएगा तो हो जाएगा 33 प्लस 1, इसलिए n बराबर 34। और 34 पद, इस एपी में 34 पद है, चूंकि ये फिनाइट एपी परिमित एपी है। परिमित एपी में पदों की संख्या n का मान कितना हो गया? 34। ठीक है, मैं बताया था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी इसमें n का मान निकालवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कैसे करना है कि n का मान कैसे प्राप्त होता है। फिनाइट एपी में कोई एपी का लास्ट टर्म व्यापक पर दिया हुआ रहता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म n का मान कितना होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। इसका जो n का जो मान आपका 34 आया है, ठीक है, तो इसका 34 मान अगर आप बिना सॉल्यूशन के देखना चाहते हैं तो इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहना होगा सबसे पहले क्या करना है, n का मान निकल जाएगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको लाने के लिए लास्ट टर्म को लिखिए। ठीक है, रूल समझिए। पहले किसको लाना है? लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म क्या होगा? 205। ठीक है, 205, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप फर्स्ट टर्म को लाइए। लास्ट टर्म के बाद किसको लाना है? फर्स्ट टर्म, पहले पद को। ठीक है, लेकिन पहले पद का जो चिन्ह है वो बदल करके चेंज। ठीक है,
मतलब उसका विपरीत चिन्ह रखना है। आपका क्या है 7 है, आप -7 लिखिए डाउन में, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके इसको घटाइए या जोड़िए, चूँकि ये हम नहीं कहेंगे घटाइए, चूँकि है क्या है इसमें, अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा मान तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा एक जातीय होने के कारण। अगर विजातीय होगा तो घटेगा। आप जोड़ या घटाव की क्रिया कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि प्लस है और माइनस है, विजातीय होने के कारण ये घट रहा है ना, तो इसका क्रिया कर लीजिए, ये आपका 198 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया फिर से सुनिए कि लास्ट टर्म को लिखिए, उसका कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, याद रह रहा है। पहले लास्ट टर्म को लिखिए, इसके बाद आप फर्स्ट टर्म को डाउन में लिखिए, लेकिन चिन्ह को बदल करके लिखना है, ठीक है। चिन्ह को बदल करके फर्स्ट टर्म को लिखिए और उसका क्रिया कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए कि या वह जुट रहा है या घट रहा है, सही सही क्रिया करना है, ठीक है। इसके बाद इस क्रिया को आप जितनी जल्दी से कर सकते हैं इसको कर लेना है और कॉमन डिफरेंस आपको देख लेना है। तो चूंकि आपको पता है कि ये पद का जो मान है, थोड़ा देर और हम बढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी तब बता देंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ जो मान है अरिथमेटिक टर्म का, वो मान बढ़ रहा है, 7 से 13, 13 से 19, 19 से बढ़ रहा है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने से कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है प्लस में। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगला टर्म घटता जाता है तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आता है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब बातें जो है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताए थे पहले भी क्लास में, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसमें जो है आपका कॉमन डिफरेंस 13 में 7 घटा दीजिए, ठीक है, 6 आ जाएगा, ऑटोमेटिक देख करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आप जिस क्रमागत पदों को घटा करके कॉमन डिफरेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से भाग देने के बाद आपका कितना प्राप्त हो रहा है 33, और लास्ट में इसमें 1 प्लस कर दीजिए। क्या करना है 1 प्लस करना है, तो 33 से 34, क्या इस एपी में 34 पद था, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि इसको हम शॉर्ट टाइप में जब ये सवाल आता है कि किसी अरिथमेटिक टर्म का nवां पद दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म n का मान इस एपी में कितने पद हैं, इसको हम कुछ सेकेंड में हल कर सकते हैं। आपको लगा होगा कि बहुत देर में बताया गया, नहीं, आप थोड़ा सा बस कुछ सेकंड 2 सेकंड देखिए, आप 2-4 सेकंड देखिए, इसमें क्या होगा, लास्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म चिन्ह बदल कर लिखिए, जोड़ या घटाव का क्रिया कीजिए, जो उपयुक्त हो कॉमन डिफरेंस भाग देना है और +1 करना है, ठीक है। इसी तरह का आपका दूसरा सवाल भी यहाँ पर है ना। हम बताते हैं कि दूसरा सवाल जो है, जैसे कि इससे पहले आपने देखा होगा कि इससे 4 नंबर का जो प्रश्न था, ठीक है, आपका 4 नंबर का जो प्रश्न था एपी सच दैट कितना दिया हुआ था, उसको भी हम थोड़ा देर के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। एपी सच दैट था आपका 3, 8, 13, 18, ठीक है। 4 नंबर का जो प्रश्न था एपी सच दैट 3, 8, 13 और 18 डॉट, इसका कौन सा पद 78 है, तो ठीक है, कौन सा पद 78 है, तो nवां पद 78 है, ले लेते हैं डायरेक्ट में कि कौन सा पद 78 है, तो nवां पद 78 है, ये जवाब होगा। तो nth टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, तो देखिए कौन सा पद का जवाब तुरंत निकलेगा। तो यही नियम है, तो लास्ट टर्म को लिखना है 78, कॉमन डिफरेंस यहाँ फर्स्ट टर्म को चिन्ह बदल कर लिखना है, 78 में 3 जाएगा 75, कॉमन डिफरेंस 5 चल रहा है, 5 से भाग दीजिए, 15 + 1 कीजिए 16, 16वां पद 78 है। बात समझ में आया? आप इसको जितना जल्दी हो सकता है आप इसको हल कर सकते हैं। हाँ, अगर बनाने के लिए कह दिया जाए तो उसमें ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सब्जेक्टिव में आता है, तो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका, हम पुनः प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं और इसमें रोमन 2 का जो सवाल है उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। इसमें भी पदों की संख्या है, अरिथमेटिक टर्म है, तो हम लिख सकते हैं रोमन 2 में एपी सच दैट है ना, 18, 15 पढ़ोगे 1/2, 13 और डॉट कितना है -47 है ना। तो यहाँ पर इसको सिर्फ हल करना है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए जाने से फिनाइट में n का मान ऑटोमेटिक आ जाता है, कुछ भी घबराना नहीं है। हियर a बराबर आपका 18 है, b इक्वल टू ये आपका 15 गुना 30 से 31/2 है आपका और -18, ठीक है। तो
तो ये आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए। एलसीएम लेने से बिना एलसीएम का भी हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको आसानी के लिए हम देख रहे हैं कि 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है 31 माइनस 18 गुना 36, ये हो जाएगा आपका -5/2। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं -2.5 ढाई हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको -2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर an का मान दिया गया है, nth टर्म है, लास्ट टर्म में व्यापक पद के रूप में है, an = -47 है। तो डाउन में फॉर्म दीजिए, क्योंकि ad तो चलेगा नहीं, and नहीं चलता है, तो इसके अतिरिक्त जो भी रहता है उसका फॉर्म होता है, फॉर्म को डाउन में रखना पड़ता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d = -47। यहाँ a का मान कितना रखते हैं 18 है ना, प्लस n - 1 × d का मान आपका कितना हुआ -2.5 -47, ठीक है ना। या प्लस 18 जाएगा राइट, तो -18 हो जाएगा, क्योंकि a का मान क्या जाता है चिन्ह बदल करके। उसके बाद n - 1 × कॉमन डिफरेंस -2.5 = -47 और -18 हो जाएगा, ठीक है। या n - 1 = हो जाएगा, दोनों निगेटिव जुटेगा है ना, 8 × 7 15, 4 × 1 5, 4 × 1 5 हुआ आपका, और दोनों जुट रहा है, 5 × 1 6 हो रहा है, 65 हो रहा है। और यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस माइनस है तो माइनस जाएगा -2.5, ठीक है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मान क्या हो जाएगा n - 1, आगे हो जाएगा n - 1 = आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 65 है, अगर हम 25 लिखते हैं, पॉइंट एक अंक और बाद है, एक जीरो आपका आ रहा है, तो 25 से हम घटाते हैं तो आपका मान क्या हो जाता है 25 दूना 50, ठीक है। और बचा आपका कितना 15 पर जीरो क्या हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, और 25 6 के, और 26 बाद -1 जाएगा तो +1 होगा ना, n = 26 + 1, इसलिए n = 27 है ना। कितने पद, तो 27 पद। कौन सा पद का जवाब होता है वहां पद में, ठीक है। तो आपने देखा 27 पद इस एपी में है, तो यहाँ पर क्या करना है, पुनः ऑब्जेक्टिव के रूप में हम देखते हैं कुछ देर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में मेरा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो आप देखेंगे कि लास्ट टर्म, ठीक है ना, देखिए इसको बहुत जल्दी हम आसानी से कैसे हल करते हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए -47 लास्ट है, फर्स्ट टर्म को क्या करना है चिन्ह बदल कर लिखना है, तो -18, तो दोनों माइनस जुट करके क्या हो जाएगा 65, और कॉमन डिफरेंस आपने क्या देखा 15.5 है ना, यहाँ 18 है, 15.5 13 घटता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस किस में आएगा नेगेटिव में, तो यहाँ हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। और 18 से 15.5 कितना कम है आपको 2.5 ढाई कम है, तो -2.5 माइनस कैंसिल, पॉइंट खत्म हुआ 0, और ये कट जाएगा आपका कितना बार में 26, और लास्ट में +1 कीजिए तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 27। इस एपी में 27 पद है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 6। प्रश्न संख्या 6 में आपका सवाल है, क्या एपी से कुछ टर्म दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, क्या एपी सरदर 11852 11852 का एक पद -105 150 है, क्यों। ठीक है, यहाँ पर है -50 है, क्यों, ठीक है ना, ये सवाल है आपका। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें इस एपी का है ना डॉट है, इस एपी का प्रश्न आपका पुनः देखिए, क्या एपी सरदर 11852 डॉट है ना का एक पद -150 है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रश्न है आपका कि क्या इस एपी का पद है, मतलब एक प्रश्न है कि ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं एक नेचर हम देखते हैं कि एपी का जो ये टर्म है घटता जा रहा है,
ठीक है, तो ये निगेटिव की ओर जा रहा है, ये क्लियर है। तो -150 वहाँ चल रहा है, तो -150 है, प्रश्न है, और है तो कैसे है, क्यों का जवाब देना है। तो सॉल्यूशन करके देखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट जवाब दीजिए। तो यहाँ क्या करना है, -150 को nth टर्म लेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि CAP का कौन सा पद 78 है, उस सवाल इस सवाल में क्या फर्क है। वहाँ प्रश्न था कि कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हुआ कि 78 पद था, ये क्लियर था पहले से, ठीक है। तो वहाँ n का नंबर ऑफ टर्म, n का मान निकालना था। लेकिन यहाँ क्या है कि का एक CAP का जो पद है -150 है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, लग रहा है कि यहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि CAP का पद -150 है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक रूल बना था, बताया था थ्योरी में कि n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर, अगर n का मान कोई प्राकृत संख्याओं में से आता होगा, ठीक है, तो यह AP का पद बनेगा। और n का मान ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए, माइनस में आ जाए, है ना, p/q में आ जाए, तो इस स्थिति में ये AP का पद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि AP का पद होगा तो 50वां पद होगा, 100वां पद होगा, इस टाइप का होगा, 51वां पद होगा, 12वां पद होगा, 53वां पद होगा, सारे 52वां तो नहीं होगा, ठीक है। p/q में तो नहीं हो सकता है इस टाइप का। तो आपको जानना है कि n का मान जो है वह नेचुरल नंबर होने की स्थिति में कि कोई भी टर्म AP में AP का हो सकता है और अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस AP को का एक पद -150 है, हम बोलते हैं कि चलो माना कि तुम इस AP का पद है, लेट करके, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में AP सदस्य, सबसे पहले तो AP लिखते हैं यहाँ पर AP सदस्य 11 8 5 2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हियर AP है, तो हियर A इक्वल टू 11, B इक्वल टू 8 में 11, अगला A2 में 8 - 11 इक्वल टू -3, कॉमन डिवीजन निगेटिव की ओर जा रहा है ना पद, तो कॉमन डिवीजन निगेटिव ही होगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट n इक्वल टू -150। जब चलो ये nवां पद है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर n का फॉर्म डाउन में चलेगा, क्या होगा, a + n - 1 इंटू d इक्वल टू -150। AD का मान रखेंगे तो n निकल जाएगा, और n का नेचर बताएगा, n की प्रकृति बताएगा कि क्या इस AP का यह पद है कि नहीं। तो यहाँ a और d का मान है 11 n - 1 इंटू d का मान आपका -3 चल रहा है, इक्वल टू -150। ये जाएगा तो +11 है तो माइनस हो जाएगा, n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 -11 हो जाएगा। दोनों नेगेटिव क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, है ना, एक जाति होने के कारण n - 1 कॉमन डिफरेंस बटे में जाएगा, -161 बटे -3, जुट करके -161 हुआ है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में -1 जाएगा तो +1 बनेगा, 161/3 +1, इसलिए n बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, या n इक्वल टू लिख सकते हैं 3 का 3 161 164/3। ये p/q के फॉर्म का हुआ, अर्थात n का मान ऐसा नहीं होता है p में, ठीक है ना, n की प्रकृति ऐसी नहीं है। अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए n इक्वल टू 3 से भाग देते हैं, 3 × 5 = 15, 1 बचा 14, 3 × 4 = 12, 2/3, 54/2/3, इसका मतलब हुआ 54वां पद भी नहीं हुआ, और या तो 54वां पद होता है या तो 55वां पद होता है, ये बीच का तो पद नहीं हो सकता है n का मान। n इक्वल टू इतना इज नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट एप्सिलॉन, है ना, ये नेचुरल नंबर है ना, इतना जो है ये इज नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्याओं में इसका गिनती नहीं आता है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अतः हमको पता चला कि n का जो वैल्यू है, n इस अरिथमेटिक टर्म के n के अनुसार यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। अतः प्रदत्त AP का पद एक पद -150 नहीं है, ठीक, हम लिख सकते हैं। अतः प्रदत्त
AP का पद -150 नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब हुआ कि AP का पद -150 नहीं है। ठीक है, यह भी सवाल आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पद पूछा जाए है एक प्रश्न के साथ तो बोलना लेट करना है, चलो NF टर्म है। ठीक है, पूछा जाए कौन सा पद है तो उसको भी लेट कर लेना है। प्रश्न में आ जाए कि ये पद है या नहीं, उसको भी लेट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7। इस प्रश्न में आपका शब्द समस्या है। ठीक है ना, शब्द समस्या में आपको देखिए शब्द समस्या किस टाइप का है। उस AP का 31वां पद ज्ञात करें, है ना। उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है आपका 73 है ना। उस AP का 7वां सवाल है आपका, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका कौन सा पद आपका है, इसका 11वां पद 31, 11वां पद 31 है और 16वां पद, आपका 16वां पद है 73 है ना। तो 16वां पद 73 है, 38 है आपका, ये 11वां पद क्या है 38 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न आपका पहले क्लियर हो चुका है। कोई पद पूछा गया 31वां पद A31 बराबर क्या होता है A + 30D। कोई 31वां पद है तो आपको इसका फॉर्म जब दीजिएगा A और D के पदों में तो आपको A और D का मान चाहिए पद के लिए। ठीक है ना, A प्लस क्या हो जाएगा 30D, तो A और D का मान चाहिए। तो यहाँ पर A और D का मान कहाँ से आएगा, आपको पहले भी बताया गया है कि इसमें जो है शब्द समस्या में जो दिया है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस कीजिए। तो पद का मान जब डायरेक्ट दिया है, बताया गया, तो पद का मान डायरेक्ट है तो फॉर्म से उसको चलाना है और AD का फॉर्म का एक समीकरण प्राप्त होगा और AD के फॉर्म के समीकरण को हल करने से A और D का मान आ जाता है और लास्ट में जो आपका सवाल पूछा गया है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं तो इसमें जो है हम मानते हैं कि किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं माना कि सॉल्यूशन में हम जाते हैं, लिखते हैं माना कि AP का पहला पद प्रथम पद फर्स्ट टर्म A और सार्वंतर D है और सार्वंतर D है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से आपका प्रश्न जो है उसमें क्या दिया गया है, 11वां पद 38 डायरेक्ट फॉर्म से चलेगा। डायरेक्ट पद है, बताया गया था दो तरह से पदों का मान दिया रहेगा। एक पद डायरेक्ट रहेगा तो फॉर्म सहित वैल्यू देना है, दूसरा पद पर निर्भर करता है तो डाउन में फॉर्म रखने से D का मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये दो सिद्धांत आपके लिए रहा। ठीक है, प्रश्न से 11वां पद 38 है, 11 = A + 10D होगा = 38, 38 समीकरण 1 प्राप्त होगा। 16वां पद 73 है तो आपका क्या हो जाएगा A 16 = A + 15D, एक कम D होता है = 73 समीकरण 2 प्राप्त होगा। बताया गया था कॉमन डिफरेंस 15D इसमें ज्यादा है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, आप लिख करके भी घटा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखने की क्षमता ना हो तो आप पहले दूसरा समीकरण भी लिखिए और उसके नीचे पहले समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो सवाल को डायरेक्ट भी बहुत छात्र बना सकते हैं कि दूसरे में क्या करना है, पहला समीकरण को डायरेक्ट देख लीजिए, ये कैंसिल नहीं होता है हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 15D में क्या हो जाएगा, 15D का चिन्ह यहाँ पर 10D का चिन्ह माइनस होगा क्योंकि इसका चिन्ह तो इसी में इसको घटाना है। ठीक है, तो 15 में 10 घटेगा 5D, 73 में 38 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है,
इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिख कर हम बना रहे हैं 15 डी इजकल टू 73 और a प्लस 10 डी इजकल टू 38। ठीक है ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, a कैंसिल होगा, 5 डी बचेगा घट करके, और ये आपका बच जाएगा 5 और आपका 6 में 3 जाए 3। ठीक है ना, 13 मान लीजिए 5 और यहाँ 6 में 3 जाए 3, 35 हुआ, या डी इजकल टू 35/5 आपका वैल्यू 7, इसलिए कॉमन डिफरेंस का मान आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, सॉल्यूशन को देखिए, कोई भी समीकरण एडी के फॉर्म में जब एपी में प्राप्त होता है जस्ट इसी टाइप का, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। समीकरण में कॉमन डिफरेंस डी का कॉमन डिफरेंस का गुणज देखिए, जिस बार ज़्यादा होगा उसी में से एक अन्य अतिरिक्त जो इक्वेशन होगा उसको घटाना है। ठीक है ना, आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा और डी का मान प्राप्त होगा, और इस डी के मान को समीकरण 1 में रखने से ए का मान प्राप्त हो जाता है, और जब ए का मान प्राप्त होता है तो हम ए डी के रूप में जब हमारा ए और डी दोनों प्राप्त हो जाता है तो हम किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं उसका फॉर्म दे करके। ठीक है, अगला आप समीकरण 1 देख रहे हैं, यहाँ पर है, इसी में डी का मान रखिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर इसको हम बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर a प्लस आपका चल रहा है कितना डी 10 डी इक्वल टू 38, तो डी का मान रखना है a प्लस 10 गुना डी का मान 7 इक्वल टू 38। ठीक है, 10 पर 70 हो जाएगा ना, तो 70 इक्वल टू 38, 70 राइट जगह माइनस हो जाएगी ना, 38 माइनस 70, इसलिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा -32। ठीक है, अब आपका जो प्रश्न है यहाँ देखिए है, उस एपी का 31वां पद है, इसलिए a31। ठीक है, इसलिए a31 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 30 डी, ए डी का फॉर्म बना ना, तो a का वैल्यू कितना हो -32 और प्लस 30 गुना डी का मान है 7, तो -32 प्लस 210, विजातीय होने के कारण घटेगा, 10 में 2 घटेगा तो 8, यहाँ कितना बचा 0, और 10 में 3 घटेगा तो 7, यहाँ बचेगा 1, 178। यही आपका 31वां पद हुआ। आप आंसर शो कर सकते हैं, अतः a31 इक्वल टू 178। ये आपका सवाल का जवाब हुआ कि 31वां पद 178 होगा। ठीक है ना, अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आप देखिए कि इसमें जो है आपका क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 को हम लिख रहे हैं, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, इसके बाद है जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो प्रश्न है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। कुल मिलाकर प्रश्न आपका क्लियर है, 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, 29वां पद कैसे ज्ञात होगा, जस्ट वही रहे कि 29 इक्वल टू a प्लस 28 डी होगा। ठीक है ना, ए डी का वैल्यू आपका डिमांड कर रहा है, ए डी का मान। ठीक है, 29वां पद कैसे प्राप्त होगा, ए डी के मान दिए रहने से। तो यहाँ पद का मान डायरेक्ट है, तीसरा पद 12 है, डायरेक्ट है, तीसरा पद का फॉर्म लगेगा और एक समीकरण प्राप्त होगा, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, यही इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या है कि आप समझिए, प्रश्न अंतिम पद 106 है, अगर ऐसा दे दिया तो इसमें आपको तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, लगेगा कि ये n बराबर 106 है। ठीक है ना, क्योंकि अंतिम पद n होता है जैसे जनरल टर्म में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतिम पद जब यहाँ पर आपका जो कोई एपी है, ठीक है, आपका कोई एपी फिनाइट होगा तब ना अंतिम पद होगा n का मान।
तो जब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ठीक है an बराबर रहा, लेकिन यहाँ पर सवाल में कुछ और चीज़ें हैं जिसको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये अंतिम पद है कि और कोई लिमिटेशन का पद है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक एपी में 50 पद है, इसको भी तो ध्यान में रखना है। तो 50 पद होने का मतलब क्या हो गया, एक एपी है और उसमें 50 पद है, तो 50 पद होने का मतलब वह अंतिम पद क्या हो जाएगा, 50वां पद होगा ना। बात समझ में आ गया होगा कि अंतिम पद क्या हो गया, 50वां पद हुआ A50, ठीक है। बस क्लियर हो गया, A50 का फॉर्म आएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप अंतिम पद an बराबर अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, किंतु अगर ये समझ जाइएगा कि यहाँ पर इस एपी में 50 पद है तो चलो लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जब 50 ही पद है तो अंतिम पद को हम 50वां पद भी तो कर सकते हैं ना। तो ये 50 बराबर 106 है, A + 49D का फॉर्म लग जाएगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना कि उसी तरह से सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद है और सारवंतर डी है, सारवंतर क्या चल रहा है, डी है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए प्रश्न से पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्या है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 समझ में आ रहा है, A3 = A + 2D = 12, 12 होगा कि नहीं, ठीक है। तो A3 = आपका फॉर्म क्या बनेगा, तीसरा पद A3 = A + 2D = 12, समीकरण 1 हो जाएगा। और अंतिम पद क्या हो गया, 50वां पद, ठीक है ना। कौन सा पद हो गया, 50वां। A50 = A + 49D, A प्लस क्या होगा 49D = 106, समीकरण 2 होगा। और आपको पता है कि हमेशा समीकरण 2 में ही लगभग समीकरण 1 को घटाते हैं, है ना। घटाने पर क्या हो जाएगा, A + 49D = 106, A + 2D = 12, और घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो आपका 49 में 2 बटेगा 47D एक घट करके आपका 94 बच जाएगा, या कॉमन डिफरेंस D = 47 राइट जाएगा, 94/47 होगा, और 2 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए D = आपका 2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का मान, जो समीकरण 1 में रहने से A का मान देगा, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 में, है ना। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 आपका कितना चल रहा है, A + 2D = 12, 12 चल रहा है ना। इस पर आप हम रखते हैं A + 2D, A + 2D = 12, A + 2 × D का मान 2 = 12, A + 2 2 2 4 = 12, ठीक है, या A = 12 - 4, इसलिए A = 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर क्या प्रॉब्लम है, 29वां पद A29 ज्ञात किया जा सकता है। तो आपने क्या देखा, कुल मिलाकर प्रश्न में जो दिया है, ठीक है, शब्द समस्या भारी नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया, तो आपको समझने की सिर्फ जरूरत है। शब्द समस्या बिल्कुल इजी वे में बनेगा, जैसे ही आप हमारी बातों को सुने होंगे। मैंने पूरा चीज पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, और अभी भी बार बार बता रहा हूँ कि ये सब सवाल, कोई भी सवाल भारी नहीं है आपका, ठीक है। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पा सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, मैं कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका 29वां पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए A29 = क्या होगा, A + 28D, और A का मान आपका कितना, फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है 8, और 28 गुना D का मान चल रहा है 2, कॉमन डिफरेंस 8 + 28 गुना 56, 56 8 64 होगा, इसलिए A29 29वां पद 64 आपका ये सवाल का जवाब होगा, ये आंसर हुआ आपका A29, ठीक है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, ठीक है। अगले सवाल में हम आते हैं, तो प्रश्न संख्या 9 है, इसी टाइप का सवाल है, और सवाल को जो है सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, एक बार 2 बार पढ़िए, और प्रश्न को जो है ना आप डायरेक्ट भी प्रश्न का जवाब देने की क्षमता बनाइए, ठीक है। किसी भी प्रश्न, बहुत सवाल ऐसा होगा कि कुछ दिया है और कुछ पूछा है,
तो कुछ ऐसे चीज़ पूछे जाते हैं जिसका जवाब डायरेक्ट होगा। कौन सा पद, कितनी पद, इस सब टाइप है आपका, ठीक है ना। कौन सा पद पूछेगा तो बोलना है nth टर्म, n इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 9। सवाल में लिख रहा हूँ, नौ में है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, क्योंकि दो टर्म डायरेक्ट लिखा है ना, तीसरा और 9वां, तो वहाँ क्रमशः का उपयोग होगा। क्रमशः 4 और -8 है, 4 और -8 है, 4n -8, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या बोल रहा है, शून्य होगा, ठीक है। कौन सा पद शून्य होगा, प्रश्नवाचक बना। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है पहले उसको हल करना है। तो पद का मान डायरेक्ट दिया है और कौन सा पद शून्य है, तो इसका जवाब लास्ट में होगा ना। कौन सा पद शून्य है, जवाब दीजिए तो डायरेक्ट क्या क्या प्रश्न का जवाब होगा, nth टर्म, लेट n इक्वल टू 0। बोला कौन सा पद 0 है, बोला कौन सा पद 78 है, क्या बोला, लेट n इक्वल टू 78। बोला जाओ तुमको nवां पोजिशन दिया, ठीक है ना। तो उसी तरह कौन सा पद शून्य है, तो n बराबर शून्य, लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल टू 0 और आपका n का मान निकल जाएगा। कौन सा पद, n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कैसे निकलेगा, अब n इक्वल टू 0 है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैं बोल रहा हूँ, n इक्वल टू 0 हो तो n का फॉर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ad का मान उस पर रखने से n का मान आएगा। तो ad का मान तो हमें है नहीं डायरेक्ट में, ad का मान नहीं है तो है क्या, ये सवाल उठता है तब कहाँ से ad आएगा। ad का मान नहीं दिया है तो आपको समीकरण से आएगा ना। तो समीकरण से कैसे आएगा, तो जो दिया है पहले ये ध्यान रखना, जो दिया है उसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पद डायरेक्ट है 4 और 9वां पद डायरेक्ट है -8, ठीक है। तो इसको अलग अलग नहीं लिख करके दोनों पदों का पोजीशन दिया और क्रमशः लिखा कि तीसरा पद का फॉर्म होगा a प्लस 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा, तीसरा पद 4 है और 9वां पद का फॉर्म हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन माना कि, ठीक है, आपको पता है माना कि a का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है a है, प्रथम पद a और सारवंतर कॉमन डिफरेंस जो है ना वो d है और सारवंतर b है, ठीक है। इसलिए प्रश्न जो है आपका डायरेक्ट क्या चल रहा है, डायरेक्ट तीसरा पद जो है 4 है, a3 इक्वल टू आपका आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण क्या हो जाएगा। और 9वां पद आपका कितना चल रहा है, -8, a9 इक्वल टू a प्लस 8d होगा बराबर -8, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। तो समीकरण 2 कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ना, a प्लस 8d इक्वल टू -8, यहाँ चल रहा है पहला समीकरण a प्लस 2d इक्वल टू 4, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा और 8d में 2d घटेगा 6d और -8 4 12, दोनों निगेटिव है तो d इक्वल टू -12 और तो 6 गुना 12, इसलिए कॉमन डिफरेंस का मान कॉमन डिफरेंस का मान क्या आ जाएगा -2 और मैं कॉमन डिफरेंस d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर a का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना चल रहा है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ से देख रहे हैं ना। तो d का मान रखेंगे तो a प्लस 2 गुना d का मान -2 इक्वल टू 4 है
ए प्लस माइनस -4 होगा इक्वल टू 4 -4 राइट जाएगा प्लस बन जाएगा ना, तो 4 + 4 हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ए का मान 8 आ गया, तो फर्स्ट टर्म 8 हो गया, तो ए डी का मान आ गया। ठीक है, ए और डी का मान जब आ जाता है तो डी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और जब उसके साथ एन का मान आ जाता है तब तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, एक एक किसी भी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए। जब हम एन में हैं अभी, है ना, जनरल टर्म में एन में व्यापक पद को निकाल सकते हैं, यानी कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। जब एस एन में भी जाएंगे तो हम देखेंगे ए एन डी जो है यही इसको बनाने का मूल तथ्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए और डी का मान आ गया, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये तो आपने सॉल्व किया है, जो दिया है उसको बनाया है। ठीक है, अब आप कुछ प्रश्नों को देखिए, क्या ए डी जो है क्या मेरे सवाल का जवाब है कि नहीं। तो वहाँ सवाल है आपका कि पद नहीं पूछा, इससे पहले उस सवाल था 29वां पद 31वां पद का फॉर्म देते थे, ए डी पर रहता था और उसका मान प्राप्त हो जाता था। यहाँ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या अलग है, तो प्रश्न का आपको जवाब डायरेक्ट देना पड़ेगा। बोला कौन सा पद शून्य है, बोला कि कौन उस एमपी का कौन सा पद शून्य है, आप जवाब दीजिए बेधड़क कि अनुमा पद शून्य है। लेट मान लेते हैं कि अनुमा पद शून्य है, यहाँ आप क्या कर कीजिएगा, तो लेट करेंगे, नीचे डाउन में लिखते रहेंगे लेट ए एन इक्वल टू 0, अनुमा पद शून्य है। एन का फॉर्म डाउन में डालिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू बैठाइए, यहाँ पर ए का मान 8, डी का मान -2 है। 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर 8 को राइट भेजिए, एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0 -8 हो जाएगा ना, ये एन माइनस 1 इक्वल टू -2 कॉमन डिफरेंस बटे में जाएगा, -8 अपॉन -2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो चौके 8, या एन इक्वल टू 4 -1 जाएगा तो +1, इसलिए एन बराबर 5। बोला कौन सा पद, तो 5वां पद, यहाँ पर जवाब होगा आपका 5वां पद। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न है कौन सा पद, कितने पद में सिर्फ पद लगता है, कौन सा पद, तो 5वां पद। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न संख्या 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह शब्द समस्या में आपका प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है ना, और 10 में हम देखेंगे प्रश्नों को, तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 10 का जो सवाल है उसमें एक एपी का जो पद है पद पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, हम प्रश्न को लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब पद पर निर्भर करता है तो आपको कॉमन डिफरेंस का आंसर आता है, कहीं कोई क्वेश्चन सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका जो है कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है कि जब पद पर निर्भर करता है तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आता है। ठीक है, आप देखिए इस सवाल को पता चलेगा कि मैंने जो बोला था कि पद पर निर्भर करता है तो आपका कॉमन डिफरेंस का आंसर आता है, इतना बात तो याद रखना पड़ेगा ना। और पद जब डायरेक्ट मान दिया रहता है तो उससे एक समीकरण प्राप्त होता है, और समीकरण वह एडी के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, आप देखिए पद डायरेक्ट है तो एडी के फॉर्म में एक समीकरण, पद डायरेक्ट है -8 तो एडी के फॉर्म में एक समीकरण बना है। और पहली बार प्रश्न संख्या 10 में ये आपका सवाल आ रहा है पद पर निर्भर करता है, जिस बात को मैं पहले बहुत बार बोला, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि बार बार बोलने से ये बातें आपको याद हो जाएगी और आपका कोई भी शब्द समस्या बनाने में जो है मन लगेगा। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, गणित को समझने के लिए कुल मिला करके पूरा टॉपिक को समझिए। किसी भी चैप्टर का किसी भी सवाल का कोई भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको मैं पहले भी बोल देता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कब क्या बोला चला जाएगा यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किसी के भी वीडियो को देखिए, ठीक है, उसके वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में ही कोई टीचर आपको कुछ ऐसा चीज़ बता दे कि जिससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है। ठीक है, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो शब्द वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत छात्र इस प्रश्न से डरते हैं, सोचते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है शब्द समस्या ये बहुत भारी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ बताने वाला होना चाहिए उसको। ठीक है, और समझने के लिए एकाग्रचित होकर के एकदम चुपचाप शांत से आप बैठ कर कोई भी वीडियो देखिए,
और जब समझ में नहीं आए कोई वीडियो तो मैं बता देता हूँ कि उसका आप पूर्व का वीडियो देखिए। जैसे मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ, तो मेरा ये शायद 8वां या 9वां वीडियो होगा। ठीक है, मैं शुरू से डिफिनेशन जो दिया हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा छात्र होगा जिसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं और बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को हम हल करते हैं, जिसमें किसी एपी का पद जो है वो पद पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, मैं प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, प्रश्न संख्या 10 है, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, और पूछा है आपको इसका सार बनकर ज्ञात कीजिए। इसका सार बनकर ज्ञात कीजिए। इसका सार बनकर ज्ञात कीजिए। देखिए, जो सिद्धांत बना, जो थ्योरी बताया था कि पद पद पर निर्भर करता है तो सार बनकर का आंसर आता है, और पूछा भी वही है। मतलब इतना सवाल आसान हो जाएगा आपको कि लगेगा कि ये तो सवाल पहले भी बोला गया है कि पद पद पर निर्भर करता है तो सार्वंतर का आंसर आता है। ऐसा याद कर लेते हैं, धीरे धीरे याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो लगेगा कि ऐसा तो बोला गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो एक बार तो आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूशन को ना, कि इसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया है, बहुत छात्र को समझ में आ जाएगा। बहुत छात्र मैंने पहले भी रफ वर्क बताया था, पद पद पर निर्भर करता है तो उसका फॉर्म डाउन में लेकर के हल कर देना है, कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा।